नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। अमेरिका और रूस की सीधी जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस का दावा है कि बाइडेन ने रूस के परमाणु हथियारों पर कब्जा करने का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का एपिसेंटर है फिनलैंड। नेटो की एलाइड फोर्सेस फिनलैंड के गुप्त ठिकाने से ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अपने न्यूक्लियर बेस की हिफाजत के लिए रूस सारी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान परमाणु विहीन क्रेमलिन और कैसे रूस ने इस ऑपरेशन के खिलाफ 4 मोर्चों पर परमाणु विस्फोट की तैयारी की है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से शांति की तरफ लौटने के द्वार बंद हो चुके हैं। रूस ने नेटो का विस्तार रोकने के लिए जंग शुरू की और अमेरिका ने यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यूक्रेन को जंग में मदद दी। अब यह जंग रूस बनाम अमेरिका हो चुकी है, क्योंकि रूस ने जिस विध्वंसक खबर का ऐलान किया है वो दुनिया को न्यूक्लियर बवंडर में झोंक सकती है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है पश्चिम ने रूस के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू कर दिया है। फिनलैंड से रूस पर नेटो ने हमले की तैयारी कर ली है। रूस के उत्तर पश्चिम के ठिकाने नेटो के टारगेट हैं। नेटो की तरफ से रूस की धरती पर बहुत बड़े हमले की साजिश हो चुकी है। सर्गेई शोइगु ने रूसी रक्षा मंत्रालय की मैराथन बैठक में यह दावा किया है। Сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в 2 раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. फिनलैंड को 4 मई को नेटो सदस्यता मिली और उसके बाद रूस पर सीधा खतरा मंडराने लगा। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनते ही पुतिन ने जिस खतरे की ओर इशारा किया था वो कुछ 3 महीने बाद ही रूस पर मंडराने लगा है। रूस का दावा है कि फिनलैंड में नेटो ने सीक्रेट सैन्य ठिकाने तैयार कर लिए हैं। ये ठिकाने रूस की सीमा के नजदीक बनाए गए हैं। इस सैन्य बेस पर स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती हो चुकी है। इस सैन्य बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। इकतीस मई 2023 को ही फिनलैंड में अमेरिका, यूके, नॉर्वे और स्वीडन की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में 6,500 सैनिक, 1,000 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल हुए थे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इसी अभ्यास की आड़ में नेटो ने फिनलैंड की जमीन पर लॉन्ग रेंज हथियारों की तैनाती कर दी। साथ ही अलाइड फोर्सेस के 10,000 से ज्यादा जवान फिनलैंड में तैनात कर दिए गए। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के लिए अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है।
आर्कटिक, नॉर्थ सी और बेरेंट सागर में रूस नेटो से बड़ी सैन्य शक्ति है। इन क्षेत्रों में रूस के कई न्यूक्लियर बेस हैं। आशंका है कि नेटो रूस के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का सीमा विस्तार हो गया और इस क्षेत्र से अमेरिका आसानी से परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। क्योंकि फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नेटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। इस क्षेत्र में रूस के कौन कौन से अहम सैन्य ठिकाने हैं जिन पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है, ये समझिए। नेटो का टारगेट लेकिन कौन हो सकता है? नेटो का पहला टारगेट रूस का कोला बेस हो सकता है। यहां उसकी सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इस सबमरीन में 6 अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन लगे हैं। इसके साथ ही इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमद भी है। सरमद के साथ ही ICBM यार्स भी इस बेस पर रखी गई है। अमेरिका का दूसरा टारगेट हो सकता है सेंट पीटर्सबर्ग का नेवल बेस। यहां रूस का ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा तैनात रहता है। इस फ्लीट में एंटी सबमरीन शिप है, साथ ही असॉल्ट नेवल शिप भी बेड़े में है। इनके साथ ही इस नेवल बेस पर 877 क्लास की 4 सबमरीन भी मौजूद हैं। अमेरिका का तीसरा टारगेट हो सकता है रूस का आर्कटिक बेस। इस बेस पर रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। साथ ही Tu-95 MS बॉम्बर भी इस बेस पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी यहां मौजूद है। एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप भी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यहां तैनात है। नेटो की चौथा टारगेट हो सकता है रूस का मरमांस्क नेवल बेस। यहां रूस के ग्रिगोरोविच फ्रिगेट जहाज हैं। आर्कटिक बेड़े के कई असॉल्ट शिप हैं। इनके साथ बेलगोरोद सबमरीन भी यहां तैनात है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर पोसाइडन भी यहां मौजूद हैं। नेटो ने ऐलान कर दिया है कि वो सीधी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ISW ने यह दावा किया है और कहा है कि नेटो पुतिन का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। बाइडेन प्रशासन अफ्रीका, खाड़ी और एशिया के मामलों में व्यस्त है। पोलैंड को रूस विरोधी एक्शन शुरू कर देना चाहिए। संकेत साफ है कि नेटो ने रूस के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ने का मन बना लिया है और रूस ने इस ऑपरेशन को ध्वस्त करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। रूस ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा से सटे कैलिनिनग्राद में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर से गर्जना शुरू कर दी। रूस के एटमी फोर्सेस ने न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने और टारगेट को उड़ाने का युद्धाभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई जाएगी। पोलैंड, फिनलैंड की सीमा पर आर्टिलरी मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सबसे बड़ी जंगी तैयारी कर रहे हैं, तो रूस ने भी पश्चिम पर घेरा डालना शुरू कर दिया है। क्रीमिया में रूस एटमी युद्धाभ्यास कर रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूस ने बैस्टिन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपने एटमी हथियार तैनात कर चुका है। यहां से उसका टारगेट नॉर्डिक रीजन के देश हैं। रूस चीन के 11 वॉरशिप अलास्का में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 9 अगस्त को ही ये वॉरशिप अलास्का के अमेरिकी द्वीप एलुशियन के नजदीक पहुंच गए थे।
जिस तरह रूस की घेरेबंदी नेटो देश कर रहे हैं, उसी तरह रूस भी अपने सहयोगी देशों के साथ युद्ध में उतरने को तैयार है। अगर रूस पर नेटो का सीधा हमला हुआ तो दुनिया में गुटबंदी कुछ इस तरह होगी। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में नेटो के 31 देश होंगे, गैर नेटो सदस्य स्वीडन भी जंग में उतरेगा। अमेरिका के साथ इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी जंग में होंगे। दूसरी तरफ रूस के खेमे में चेचनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया होंगे। इन देशों में आमने सामने की जंग का मतलब होगा कि अमेरिका से लेकर एशिया तक मिसाइलों की बारूदी वर्षा शुरू हो जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कुपियांस्क से। कुपियांस्क में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है, यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को तबाह कर दिया है। कुपियांस्क शहर से 7 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। आर्टिलरी से किए जा रहे हैं यहां पर बड़े हमले। अगस्त महीने के आगाज के साथ ही रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन में बेहिसाब बारूदी प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि बीते 10 दिनों में यूक्रेन के 15,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। दर्जनों शहर और कस्बे तबाह हो चुके हैं। बीते 10 दिनों में जंग के विनाशक सीन को देखें, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी सन्न है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की रूस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं, मगर उससे पहले ज़ेलेंस्की की सेना ने ज़ैपोरिज्जिया में बड़े हमले को अंजाम दिया। ज़ैपोरिज्जिया के बड़े वाटर प्लांट को धमाके से उड़ा दिया और अब आशंका न्यूक्लियर तबाही की जताई जा रही है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। एक जबरदस्त ब्लास्ट जिसकी गूंज से कई किलोमीटर का इलाका थर्रा उठा। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। प्रचंड ब्लास्ट के बाद आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देने लगा। और जानते हैं इस आसमानी अटैक को किसने अंजाम दिया? ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने। हैरानी की बात यह है कि इलाका यूक्रेन का, नोवा काखोवा वाटर प्लांट यूक्रेन का, बावजूद इसके यूक्रेनी सेना ने इसे क्यों तबाह किया? क्यों विनाशक बमों से इस प्लांट को नेस्तनाबूद किया? तो इसकी वजह है रूस। दरअसल ज़ैपोरिज्जिया रीजन पर रशियन फौज का कब्जा है। इस इलाके में रूसी डिफेंस ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ज़ैपोरिज्जिया का पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है। नोवा प्लांट से ज़ैपोरिज्जिया को पानी सप्लाई होता है। बस इसी के चलते यूक्रेन ने ज़ैपोरिज्जिया में मौजूद नोवा काखोवा वाटर प्लांट को विस्फोट से उड़ा दिया, उसे तबाह कर दिया ताकि ज़ैपोरिज्जिया में पानी की सप्लाई रोकी जा सके। आपको बता दें कि इसी साल जून महीने में रूसी डिफेंस ने खेरसोन रीजन में एक डैम को मिसाइल अटैक में उड़ाया था।
नीपा नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम की दीवार को नेस्तनाबूद किया था। वो काखोकवा डैम ही था जिसे रूस ने टारगेट किया और बांध टूटने के साथ ही खेरसोन से ज़ैपोरिज़िया तक बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने नोवा काखोकवा वाटर प्लांट पर हमला किया, उसे तहस नहस किया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के टॉप कमांडर शामिल हुए थे। मीटिंग में ज़ैपोरिज़िया न्यूक प्लांट पर अटैक का ब्लूप्रिंट बनाया गया। और शायद इसी कड़ी में सबसे पहले ज़ैपोरिज़िया के नोवा काखोकवा वाटर प्लांट पर अटैक किया गया। लेकिन इस हमले के बाद प्रेसिडेंट पुतिन भड़क गए और बीती रात यूक्रेन के कोने कोने में भीषण तबाही मचा दी। बारूदी भवंडर ला दिया। यकीन ना हो तो यूक्रेन के अलग अलग रीजन शहरों से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। रूसी सेना ने अपने विनाशकों से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। वॉर की सबसे विध्वंसक रात के मंजर को देखकर हर कोई सन्न रह गया। इतना ही नहीं, रूसी फौज ने कीव, सुमी, ज़ाइटोमीर, विनित्सा, चेरनिहिव और पोल्टावा समेत ज़ैपोरिज़िया में भी भीषण बमबारी की। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी। ज़ैपोरिज़िया में रूस की मिसाइल स्ट्राइक के चलते 2 लोगों की मौत हुई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन ये तो बेहद मामूली आंकड़े हैं। अगर बीते 10 दिनों की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर अब तक रूस के हमलों में यूक्रेनी सेना के 15,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 66 सिविलियन भी मारे जा चुके हैं, जबकि रूसी अटैक में 127 टैंक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 326 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हुए हैं। वहीं 27 आर्म्स डिपो को रूस ने तहस नहस किया है। करीब 173 बड़ी प्रशासनिक इमारतें भी ध्वस्त हुई हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 37 गांव जमींदोज हो चुके हैं। यूक्रेन के 22 शहर भी पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ 10 दिनों का बारूदी विनाश है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 18 महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है तो कितनी तबाही रूस ने मचाई होगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीते 10 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर किंजल और क्लस्टर बम से हमले किए हैं। लेकिन अभी तो वॉर जोन में पुतिन की स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का कहर बारूदी ट्रेलर बाकी है। आपको बता दें कि इस तबाही के बाद अब ज़ेलेंस्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं नेटो के बढ़ते दबाव में अब ज़ेलेंस्की के पास एक ही चारा बचा है और वो है न्यूक्लियर बम या फिर एटमी विनाश। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जंग में यूक्रेन के वजूद को बचाने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ज़ैपोरिज़िया की बलि दे सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया के प्लांट को उड़ाकर यूक्रेन से लेकर रूस तक तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि फ्रांस के ला रोशेल पोर्ट पर भीषण आग लगी है। पोर्ट के अनाज गोदाम में आग लगी है।
हजारों टन अनाज जलकर राख हो गया है। आगजनी के पीछे रूसी एजेंट हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। इससे पहले तुर्की के डेरेन्सपोर्ट पर भी विस्फोट हुआ था। देखिए तस्वीर किस तरह से जो आग है वो ये आग फ्रांस के पोर्ट पर लगी है। इससे पहले तुर्की में भी डेरेन्सपोर्ट पर विस्फोट हुआ था। आगजनी के पीछे रूसी एजेंट हो सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। हजारों टन अनाज यहां पर रखा गया था जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। यूक्रेन इस वक्त हार के कगार पर खड़ा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यूक्रेनी फौज रूसी सेना के सामने किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूसी धरती पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में बहुत तेजी आ गई है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 शहरों को दहलाने की कोशिश की। ये शहर है मॉस्को, सेवेस्तोपोल और ब्रियांस्क। सवाल यही है कि आखिर ड्रोन अटैक के पीछे ज़ेलेंस्की का मकसद क्या है? क्या यूक्रेनी फौज ने नई युद्ध नीति पर काम करना शुरू कर दिया है? हार के कगार पर खड़े यूक्रेन ने युद्ध की नीति बदल दी है। युद्ध के मैदान में बुरी तरह से चोट खा रहा यूक्रेन अब रूस की धरती को दहलाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर है मॉस्को और सेवेस्तोपोल। इन दोनों शहरों को यूक्रेन हर रोज ड्रोन से तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हमला नाकाम। सेवेस्तोपोल पर 13 ड्रोन दागे, सभी ड्रोन इंटरसेप्ट। मॉस्को की हथियार फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका, यूक्रेन पर हमले का शक। यूक्रेन के ज्यादातर हमले लगातार नाकाम होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी यूक्रेन रूसी शहरों को निशाना बना रहा है, यहां पर ड्रोन अटैक की कोशिश करने में लगा हुआ है। मॉस्को और सेवेस्तोपोल पर बार-बार हमला क्यों कर रहा है यूक्रेन? इसके पीछे ज़ेलेंस्की का मकसद क्या है? हम ज़ेलेंस्की के नए वॉर प्लान का खुलासा करेंगे, उनकी सीक्रेट रणनीति आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन के कितने शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। मॉस्को, सेवेस्तोपोल और ब्रियांस्क, रूस के ये वो 3 इलाके हैं जहां यूक्रेन लगातार ड्रोन दाग रहा है। इन्हीं इलाकों को वो दहलाने की कोशिश कर रहा है। 9 अगस्त 2023। सुबह सुबह यूक्रेनी फोर्स ने 2 ड्रोन दागकर मॉस्को को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब यूक्रेन का ये हमला नाकाम हो गया। अगस्त 2023।
दोपहर के वक्त मॉस्को की उस हथियार फैक्ट्री में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया जिसमें स्टेल्थ बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों के पार्ट्स बनते थे। धमाका इतना बड़ा था कि उसकी जद में आसपास की इमारतें आ गईं। वहां से गुजर रही गाड़ियां बर्बाद हो गईं। धमाके के साथ ही आसमान में आग और धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। शक है कि यूक्रेन ने हथियार फैक्ट्री पर हमला किया, जिसके बाद उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। दस अगस्त 2023, 24 घंटे बाद ज़ेलेंस्की सेना ने फिर से मॉस्को की तरफ ड्रोन दागा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही भस्म कर दिया। 10 अगस्त 2023, सेवस्तोपोल की तरफ यूक्रेन ने एक के बाद एक 13 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने सभी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। सवाल यही है कि युद्ध के मैदान में हार रहे ज़ेलेंस्की बार बार रूसी जमीन पर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका प्लान क्या है? असल में ज़ेलेंस्की पुतिन को वैसा ही ठीक जख्म देना चाहते हैं जैसा कि यूक्रेन को पुतिन ने दिया है। वो रूस की हथियार फैक्ट्री और गोदाम को टारगेट कर अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की का एक साथ कई मकसद है। वो दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के अंदर हमला करने का मादा रखती है। यूक्रेनी फोर्स की ताकत कम नहीं हुई है। इसके जरिए ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में हार रही अपनी सेना का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। इन हमलों से यूक्रेन ये जता रहा है कि हाल फिलहाल उसकी हार नहीं होने वाली है। साथ ही कोशिश ये भी है कि लड़ाई को रूस की धरती पर ले जाया जाए। ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रूसी जमीन पर हर हमले के साथ ही पुतिन भीषण प्रतिशोध ले रहे हैं। ऐसा प्रतिशोध जिसमें यूक्रेन भस्म होता जा रहा है। अगर यूक्रेन के ड्रोन हमले नहीं रुके तो आने वाले वक्त में पुतिन एटम बम से महाप्रहार भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेनी सेना इस समय रूस के खिलाफ जंग में कई मोर्चों पर लड़ रही है। पहला मोर्चा सीधा रूसी सेना के सामने है, दूसरा मोर्चा हथियारों की व्यवस्था है, तीसरा मोर्चा नेटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल है और चौथा मोर्चा जंग में लड़ रहे सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की चुनौती। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यही चुनौती यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, जिससे निपटने के लिए नेटो ने अंतिम कोशिश शुरू कर दी है। अब क्या है वो कोशिश, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने ही सहयोगियों के शवों को उठाते ये यूक्रेनी सैनिक इस मौत पर फख्र महसूस करने के बजाय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्हें एहसास भी नहीं था कि जो फोर्स ऊंचे मनोबल के दम पर जंग के मैदान में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके सैनिकों का मनोबल इतनी जल्दी टूट जाएगा। वो दुश्मनों की गोली का सामना करने से कतराकर खुद मौत को गले लगा लेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन के सैनिक जंग में शहादत को नहीं, खुदकुशी का विकल्प ज्यादा चुन रहे हैं। ये कोई कल्पना या वॉर जोन में रूस का फैलाया प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि सच्चाई है, जिसका प्रमाण है यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की 124वीं ब्रिगेड के कमांडर का आदेश पत्र, जिसमें कर्नल डी इश्चेंको ने साफ तौर पर कहा है कि नए सैनिकों को आत्मघाती कदमों से बचाने के लिए गोला बारूद जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जो सैनिकों के आत्मघाती कदम उठाने की खबरें वॉर जोन से आ रही हैं, वो सच है। इस सत्र का मजमू आप भी देखिए। यह आदेश युद्ध में जवानों को बड़े नुकसान से बचाने के संबंध में है। ब्रिगेड की यूनिट्स में शामिल किए गए जवानों का मनोबल बहुत कम है। उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति की वजह से आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। इसलिए वॉर जोन में आत्महत्या के प्रयास से बचने के लिए नए ऑर्डर दिए गए हैं। नए आए हुए सैनिकों को गोला बारूद जारी नहीं किया जाए।
हालांकि एक तरफ यूक्रेनी सैनिकों के बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए 124वीं प्रादेशिक सेना ब्रिगेड के कमांडर ने एहतियातन कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ इन आत्महत्याओं का जो कारण मरियंस्की पैलेस ने माना है वो हथियारों की कमी से हो रही हताशा बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेनी सैनिकों की आत्महत्या का कारण बारूद और हथियारों की सप्लाई में कमी है। इसलिए कीव ने नेटो को इस स्थिति की जानकारी दी और नेटो ने बारूदी सप्लाई शुरू कर दी और इनमें जर्मनी पहले स्थान पर है। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता रवाना की। इनमें 10 बैंड वैगन, 206 गाड़ियां, 2 पैट्रियट लॉन्चर, 6525 और 155 mm की स्मोक बुलेट, एंटी एक्सप्लोजिव सामग्री, 5 सीमा सुरक्षा वाहन, 4 वेक्टर ड्रोन, 1163 दूरबीन, 20,000 सेफ्टी ग्लास, 6 ट्रक ट्रैक्टर ट्रेन, 2 लोड हैंडलिंग ट्रक, 100 मशीन गन MG5 और 40,000 फर्स्ट एड किट्स शामिल हैं। इनके अलावा भी यूक्रेन को बहुत कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन को ऐसे हथियारों की सप्लाई होने जा रही है जो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए नई लाइफलाइन साबित हो सकती है। नई मदद के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए नए पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को $200 मिलियन यानी करीब 1,653 करोड़ डॉलर की मदद यूक्रेन को मिलेगी। वहीं बेल्जियम ने भी लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया है। बेल्जियम से फिलहाल यूक्रेन को पुराने लेपर्ड टैंक दिए जाएंगे। दावा है कि ये टैंक्स निजी डीलर से खरीदकर उन्हें अपग्रेड करने के बाद यूक्रेन भेजा जाएगा और ये जल्दबाजी भी इसलिए हुई है क्योंकि यूक्रेन के चीफ सैन्य अधिकारी किरिलो बुदानोव इस समय बेल्जियम में हैं, जिन्हें ये सौगात मिली है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस बार हथियारों की ये खेप आखिरी मदद के तौर पर मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक कीव को नेटो से मिली मदद का 30% हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। वहीं ट्रेन सैनिकों की एक बड़ी संख्या को भी उन्होंने खो दिया है। इसलिए अब सवाल बड़ा है कि क्या यूक्रेन इन हथियारों से जीत हासिल कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में नेटो में शामिल वो तमाम देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं जो यूक्रेन को विध्वंसक वेपन भेज रहे हैं। यूक्रेन के अलावा उन नेटो देशों पर पलटवार करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट हथियार तैयार कर लिया है जो एक साथ यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों में तबाही मचा देगा। आखिर कौन सा है पुतिन का विध्वंसक हथियार जिसने नेटो में खलबली मचा दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का सीक्रेट हथियार अब मचेगा हाहाकार। नेटो पर बड़ा प्रहार, पुतिन का ब्रह्मास्त्र। नेटो में खलबली मची हुई है। यूरोपीय देशों में खौफ है और यूक्रेन की हालत खराब है क्योंकि पुतिन इस जंग में ऐसे हथियार को उतारने वाले हैं जिसे ना रडार पकड़ पाएगा, जिसके आगे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, फाइटर जेट का वार भी नाकाम हो जाएगा और सैटेलाइट भी उसके हमले को भांप नहीं पाएगा। यानी वो हथियार कब आकर तबाही बरपा देगा, इसके बारे में रूस के दुश्मन को सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिल पाएगा। जिसको लेकर पेंटागन से लेकर नेटो हेडक्वार्टर में दहशत का माहौल है, उस विनाशकारी हथियार के बारे में जान लीजिए, फिर बताएंगे उसकी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसने नेटो में खौफ पैदा कर दिया है। उस हथियार का नाम है KH-50। KH-50 एक मिसाइल है
जिसका जंग में पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है। और खास बात यह है कि रूस इतनी तादाद में KH-50 मिसाइलें बना रहा है जिससे न सिर्फ यूक्रेन में तबाही मचाई जा सके बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों को भी दहलाया जा सके जो यूक्रेन की मदद में लगे हैं। इसलिए पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि बड़े स्तर पर KH-50 मिसाइल का प्रोडक्शन किया जाए। रूस में KH-50 की कई खेप तैयार कर ली गई है। इनसे हमले करने के लिए बस ऑर्डर भर का इंतजार है। KH-50 को ऐसे वक्त में रूस ला रहा है जब यूक्रेन स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से रूस के कब्जे वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो की रेंज 500 से 600 किलोमीटर है। फ्रांस की स्कैल्प EG की रेंज 400 से 600 किलोमीटर है, जबकि KH-50 की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। यानी स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से 3 गुना ज्यादा रेंज। यही वजह है कि नेटो KH-50 मिसाइल को लेकर टेंशन में है कि KH-50 की रेंज में न सिर्फ यूक्रेन आ रहा है बल्कि पूर्वी यूरोप के वो तमाम देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। मॉस्को से यूक्रेन की राजधानी की दूरी 862 किलोमीटर है, जो KH-50 की रेंज में आता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की मॉस्को से दूरी 1608 किलोमीटर है। यहां भी मॉस्को से KH-50 बड़ा अटैक कर सकती है। इसी तरह पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 1267 किलोमीटर है। यहां KH-50 से जबरदस्त हमला किया जा सकता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मॉस्को से दूरी 1444 किलोमीटर, जहां KH-50 तहलका मचाने को तैयार है। वहीं नेटो में शामिल हुए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी मॉस्को से 1089 किलोमीटर दूर है, जो आसानी से KH-50 की रेंज में आती है। रेंज के अलावा KH-50 की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ना तो रडार की पकड़ में आती है और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम इसके हमले को रोक सकते हैं, क्योंकि बेहद नीचे उड़ते हुए टारगेट पर सटीक हमला करने में माहिर है। KH-50 करीब 1.5 मीटर लंबी है, जिसका वजन 800 किलो है और 400 से 450 किलो का वॉरहेड लगाने की क्षमता है। टर्बोफिन इंजन वाली इस मिसाइल की स्पीड 700 से 950 किलोमीटर प्रति घंटे है। वजन में हल्की और तेज स्पीड की वजह से ये NASAMS IRIS-T और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर विध्वंसक प्रहार करके दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने में माहिर है। रूस KH-50 को उतारकर नेटो को करारा जवाब देना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प से रूस को दहलाने की कोशिश की है। लेकिन जब KH-50 की पूरी ब्रिगेड हमले के लिए निकलेगी तो यूरोप में कयामत आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन की जंग का अनुभव बताता है कि अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों दुश्मनों को बारूदी विनाश के लिए सर्दियों का समय बारूदी रिचार्ज का मौका देता है। और विंटर वॉर के बाद यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले भी करता है, लेकिन मुमकिन है कि रूस इस बार यूक्रेन को वो मौका ही ना दे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि विंटर वॉर के लिए रूस में बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। आखिर किस लेवल पर है ये तैयारी और किन हथियारों से लड़ी जाएगी ये जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के वॉर जोन में दिक्कतों का वो समय जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके गुजरते वक्त में रूसी सेना को पहले के मुकाबले ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। और इसके बाद एक पल के लिए लगा कि यूक्रेनी सेना ने नेटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर बढ़त भी बना ली। हालांकि वो भ्रम रूस ने बहुत जल्द तोड़ दिया, लेकिन इस बार रूस ये मौका भी यूक्रेन को नहीं देगा।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने इस बार विंटर में जंग की वो तैयारी की है जिसके बारे में यूक्रेन और नेटो ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तैयारी है सर्दियों में सख्त बर्फ पर बारूदी लावा गिराने की, लेकिन ये होगा कैसे? इसकी पृष्ठभूमि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रख दी है। रूस के रक्षा मंत्री ने हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, इसलिए रूस में हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया है। इसके अलावा रूस विंटर वॉर में नए हथियार भी इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि इसका खुलासा किसी ने नहीं किया है, लेकिन संकेत मिल चुके हैं। अब वो नए हथियार कौन से होंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वॉर जोन में नेटो से मिले हथियारों के खिलाफ होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जिन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है ये भी जान लीजिए। रूस ने बख्तरबंद वाहनों का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है। ईरानी तकनीक वाले कामिकाज़े ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा Su-31 फाइटर जेट्स का नया बैच भी तैयार किया जा रहा है। इनके अलावा जिन हथियारों को विंटर वॉर के लिए रूस तैयार कर रहा है वो रूस की आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति को साफ करते हैं। इनमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं तो कुछ बिल्कुल नए। रूस ने Su-57 के इस्तेमाल की तैयारी कर ली है और Su-57 में नए हथियार फिट किए जा रहे हैं। इसके अलावा Tu-160 का अपडेटेड वर्जन Tu-160M भी इस्तेमाल करने की तैयारी है। यानी इस बार यूक्रेन की राह कठिन है और अगर फिर भी यूक्रेन की सेना रूसी हथियारों के सामने टिक गई तो नेटो में पड़ी फूट इस बार रूस का काम आसान करेगी। आपने बिल्कुल सही सुना, नेटो में पड़ी फूट, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका में यूक्रेन को मदद देने का विरोध बढ़ने लगा है और ये विरोध आम जनता का नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधियों ने दर्ज कराया है। जर्मनी के सांसद सेहरा वागनकेक्ट ने 73 अरब यूरो से ज्यादा का पैकेज जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं अमेरिका में भी रिपब्लिकन सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की विंटर वॉर में अकेले पड़ सकते हैं। इस वक्त दुनिया में एक राजनीतिक मर्डर की चर्चा है। इक्वाडोर में 20 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या सरेआम और सरेशाम हुई। सवाल यही है कि आखिर इस पॉलिटिकल मर्डर के पीछे कौन है? सरेआम सरेशाम 15 राउंड की फायरिंग हुई और इस तरह राष्ट्रपति उम्मीदवार का मर्डर हो गया। ये राजनीतिक हत्या इक्वाडोर में हुई। शूटर ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी फर्नांडो विलाविसेंशियो को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मौत के घाट उतार दिया। शाम का वक्त था, भारी भीड़ थी, कई लेयर की सिक्योरिटी थी। इन सबको भेदते हुए कातिल फर्नांडो के पास पहुंच गया। फिर जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया दहल गई। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो क्विटो शहर में रैली करने गए थे। प्रचार का कार्यक्रम खत्म हुआ, वो बाहर निकले। चारों तरफ उनके समर्थक थे, आसपास सिक्योरिटी में तैनात जवान थे। फर्नांडो अपनी कार में बैठे ही थे कि हत्यारे ने गोलियों की बौछार कर दी।
एक के बाद एक 15 राउंड की फायरिंग की। 3 गोली फर्नांडो के सिर में जाकर लगी और इस तरह उनकी सरेआम हत्या हो गई। 20 अगस्त को ही इक्वाडोर में राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ गोलियां फर्नांडो के समर्थकों को लगी, वो भी घायल हो गए। हत्या के बाद वहां चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने और छिपने लगे। भगदड़ की वजह से भी कई लोग चोटिल हो गए। इक्वाडोर के निवर्तमान राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने कहा है कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की हत्या क्यों हुई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? अगर हाँ, तो इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? ये वो सवाल है जिनका जवाब तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस पैतरे का इस्तेमाल करके अमेरिका रूस को कमजोर करने में जुटा है, उसी तरह की चाल से रूस और चीन अमेरिका के दबदबे का खात्मा करना चाहते हैं। रूस और चीन का साथ मिलने से नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और अब तो वो परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को चैलेंज करने वाला है। दूसरी तरफ नाइजर के खेल में भी नेटो फंस गया है, यानी यूक्रेन के अलावा जंग के 2 और मोर्चे खुल सकते हैं, जिसमें अमेरिका किम के बारूदी तेवर को लेकर अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। जंग का पहला मोर्चा यूक्रेन, घेर गया नेटो। जंग का दूसरा मोर्चा नाइजर, फंस गया नेटो। जंग का तीसरा मोर्चा नॉर्थ कोरिया, तबाह होगा नेटो। यूक्रेन मोर्चे पर जंग चल रही है, जबकि बाकी दोनों मोर्चों पर जंग होने के आसार बढ़ गए हैं, जिससे नेटो बेचैन है और पेंटागन में कोहराम मचा है। और सबसे ज्यादा परेशान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कहीं किम जोंग उन न्यूक्लियर टेस्ट ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर बैन लगाएगा और पलटवार में किम जोंग उन एटमी हमला भी कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में पिछले कुछ वक्त में हलचल बढ़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किम जोंग उन कुछ बड़ी तैयारी में जुटा है। किम ने नॉर्थ कोरिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री को हटा दिया। इस बीच हथियारों की फैक्ट्री और एटमी सेंटर का भी दौरा किया और मिलिट्री कमीशन के साथ बड़ी मीटिंग की। तो क्या किम जंग की तैयारी करने में जुट गए हैं? क्या इसके पीछे पुतिन और शी जिनपिंग है? क्योंकि नाइजर के जरिए अफ्रीकी देशों और नेटो में बढ़ रहे तनाव के पीछे भी पुतिन का हाथ बताया जा रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया का खुल्लम खुल्ला साथ देने के लिए रूस और चीन सामने आ चुके हैं। यानी किम के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा सकता है। पूर्व यूएन महासचिव बान की मून ने अंदेशा जताया है कि नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त में परमाणु परीक्षण कर सकता है, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि नॉर्थ कोरिया की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है, जो साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अगर किम को रोकने की कोशिश की गई तो वो पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में चीन और रूस को अमेरिका से बदला लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका यूक्रेन और ताइवान को उकसाकर रूस और चीन को कमजोर करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका का हवाई द्वीप अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन जंगल की आग ने इस द्वीप के बड़े हिस्से की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। खूबसूरत हवाएं अब एक उजाड़ द्वीप बन गया है। राख और कालिख उसकी नई पहचान बन गई है।
हवाई में प्रचंड जंगली आग मचा रही है तबाही। तेज हवा से और भड़क रही है ज्वाला। हवाई का बहुत बड़ा इलाका हुआ भस्म। हवाई की माउई काउंटी का लाहेना जलकर खाक हो चुका है। देखिए आग की लपटें कैसे पूरी बस्ती को राख कर रही हैं और मजबूर इंसान जान बचाकर भाग रहे हैं। हवाई के समंदर किनारे खड़े ये मकान आग की चपेट में है और कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गए। समंदर के किनारे कभी यहां हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे मकान थे, लेकिन अब सिर्फ धुआं और राख नजर आ रहा है।